डायबिटीज भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आईसीएमआर का इंडिया भी स्टडी है जो 2023 में आया, उसके मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है आज की तारीख में भारत में, और 13.6 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्री डायबिटीज, मतलब वो एक टिकलिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं, कभी भी उनको प्री डायबिटीज में से डायबिटीज हो जाएगा। 23.7 करोड़ लोगों को भारत में आज ये बीमारी पाई जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। विश्व की ऑलमोस्ट आधी डायबिटिक पॉपुलेशन भारत में है। वर्ल्ड वाइड 53.7 करोड़ लोगों को डायबिटीज माना जाता है। हर 10 में से एक भारतीय को आज डायबिटीज है। भारत को डायबिटीज का कैपिटल माना जाता है। इतना ज्यादा जब ये बढ़ रहा है तब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज की चिंता क्यों लेनी। भले हो जाए, भले शुगर बढ़ जाए, 300-400 शुगर हो जाएगा एक आध बार, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बट मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि डायबिटीज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जिनको अगर हम ध्यान में नहीं लेते हैं, जिनको अगर ट्रीट नहीं करते हैं, तो आगे जाके क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो सकता है। डायबिटीज एक यूनिक डिसीज इसलिए है कि बाकी सारे डिसीज किसी एक ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिरोसिस ऑफ लिवर है तो लिवर को अफेक्ट करेगा, या हार्ट अटैक है तो सिर्फ हार्ट को अफेक्ट करेगा, या ब्रेन डिसीज है तो ब्रेन को अफेक्ट करेगा। मगर अगर एक इंसान को डायबिटीज हो जाता है तो वो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है, वो पूरे बॉडी में घूमता है, और इसलिए ऐसा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर वाला ब्लड जहां जहां पर भी घूमता है बॉडी में, वहां पर वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को अगर समझना है तो हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी चाहिए। कुछ ऑर्गन्स है बॉडी में, जैसे कि आंख है, किडनीज है और हमारी नर्व्स है। इन ऑर्गन्स को छोटी ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड सप्लाई होता है। बहुत लंबे समय तक जब इंसान को डायबिटीज रहता है, 15-20 साल, तो ये स्मॉल ब्लड वेसल्स धीरे धीरे बंद हो जाती है और एक खास कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है जिसे माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन मैं बता रहा हूँ, डायबिटिक आई डिसीज। क्या होता है डायबिटिक आई डिसीज? हमारी जो आंख है उसके पीछे एक पूरा नर्व्स का लेयर है जिसे रेटाइना बोलते हैं, जो जस्ट ये कैमरे के लेंस की तरह है और वो पिक्चर्स को कैप्चर करके ब्रेन में भेजता है, जिससे कि हम विजन हमारा क्लियर होता है और हम देख पाते हैं कि सामने क्या चीज पड़ी। अगर बहुत लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर वाला ब्लड इस रेटाइना को मिलता है, जो माइक्रो वेसल्स है रेटाइना के अंदर, वो वीक हो जाती है, लीकी हो जाती है, और उसमें से एक खास तरह का फ्लूइड और धीरे धीरे ब्लड परकोलेट करके ये नर्व लेयर के अंदर स्प्रेड हो सकता है। और अगर ये ब्लड वेसल्स बहुत लीक हो जाती है तो ये फट भी सकती है। ये सारा प्रोसेस हम ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा अगर जांच की जाए आंख की, तो उसमें पता चल सकता है कि रेटाइना में ऐसा डैमेज हो रहा है। अगर ये फटी हुई ब्लड वेसल रिपेयर होती है और वहां पे स्कार टिश्यू होता है, तो उसके कारण रेटाइना का स्ट्रक्चर डैमेज होता है और धीरे धीरे उसकी जो पिक्चर कैप्चर करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इस तरह से अगर 15-20 सालों तक बहुत ज्यादा शुगर रहता है तो धीरे धीरे ब्लाइंडनेस हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल 10,000 लोगों को डायबिटिक आई डिसीज के कारण ब्लाइंडनेस हो जाता है। ये वो जगह है जहां पे अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल है। अब साउथ एशिया और इंडिया के डेटा का तो पूछना ही क्या, न जाने कितने लोग अपनी आंखें गवा बैठते हैं बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट 20 साल की उम्र तक पहुंचता है तब ऑलमोस्ट उसको डायबिटीज रेटाइनोपैथी देखने को मिलता है, और टाइप 2 डायबिटीज में 8, 10, 15 साल के बाद रेटाइना में डैमेज होना दिखने लगता है अगर शुगर का काबू अच्छे से नहीं किया गया है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है नेफ्रोपैथी, डायबिटिक किडनी डिसीज। किडनीज हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है, और जब किडनीज का टॉक्सिन रिमूव करने का प्रोसेस अगर स्लो हो जाता है तो उसे किडनी डिसीज बोलते हैं। अगर यह प्रोसेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, जब 90% से ज्यादा किडनी डैमेज हो जाता है, तो इंसान को डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। डायलिसिस क्या है कि टॉक्सिन वाले ब्लड को डायलिसिस मशीन के थ्रू घुमा के सारा टॉक्सिन रिमूव करके फिर प्योर ब्लड को वापस बॉडी में डिलीवर किया जा सकता है, और ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटों का डायलिसिस एक वीक में लगेगा। ऐसा 2 से 3 बार एक वीक में करना पड़ेगा, 3-3 घंटे का डायलिसिस, अगर डे टू डे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालना है तो, जब किडनी फेलियर सेट हो जाता है बॉडी में। डायबिटीज अगर बहुत सालों तक ज्यादा डायबिटीज रहता है, हाई शुगर लेवल रहता है, तो किडनीज का फेल होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। जो भी किडनी फेलियर के केसेस होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 40 से 50% केसेस डायबिटीज के कारण होते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। काफी बार
बार तो ऐसा होता है हमारे पास पेशेंट आता है, हम उनका पूरा टेस्टिंग करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो डे 1 पर किडनी फेलियर दिखाया जाता है। किडनी फेलियर क्यों हुआ ये जब हम कारण पता करते हैं तब पता चलता है बहुत सालों से अनडायग्नोस्ड डायबिटीज था जिसके कारण ये पेशेंट को किडनी फेलियर हो गए, और तभी पेशेंट मेडिकल अटेंशन में आता है। किडनी फेलियर का बहुत बड़ा सिम्टम शुरू में देखने को नहीं मिलता है। तो डायबिटिक आई डिसीज हो गया, डायबिटिक किडनी डिसीज हो गया। एक और है डायबिटिक नर्व डैमेज। डायबिटीज के कारण हमारी बॉडी की पूरे बॉडी की नसें उनमें डैमेज हो सकता है। धीरे धीरे सबसे पहले पांव की नसों को असर होता है, फिर हाथ की नसों पर भी असर आने लगता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? टिंगलिंग होता है, झुनझुनी होना, पैरेस्थेशिया, पिंस एंड निडल सेंसेशन, जैसे कि कोई सुई चुभ हो रहा है, पांव के तलवों में या हाथ में जलन का फीलिंग होना, ये सारे सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। धीरे धीरे अगर ध्यान न दिया जाए तो सेंसेशन चला जाएगा पांव में से। एक टिपिकल वर्ड है ग्लोव्स एंड स्टॉकिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम जो मोजे पहनते हैं उतने एरिया में ज्यादा लक्षण दिखेंगे पांव में और हाथों में। तो ग्लोव्स एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पैरेस्थेशियास होना, मतलब झुनझुनी होना, सुनापन लगना, नब्बनेस लगना, पूरा हाथ नम हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जैसे कि हाथ के अंदर खून नहीं जा रहा है ऐसा फीलिंग आना। कॉटन वूल सेंसेशन भी बोला जाता है, जैसे कि चलते हैं तब रुई की गद्दी पे चल रहा है पेशेंट, ऐसा उसे फीलिंग आएगा। ये सारे सिम्टम नर्व्स का डैमेज बताते हैं। अगर नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो कुछ दवाइयां हैं जिनसे ये सिम्टम्स कम होंगे, मगर वो डैमेज को रिपेयर करने वाला कोई अभी तक उपाय नहीं है। इसलिए द बेस्ट क्योर इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए डायबिटीज जैसे ही डिटेक्ट होता है उसको काबू करना सबसे अच्छा प्रयास है अगर हम नर्व डैमेज को रोकना चाहते हैं। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो सकता है। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी क्या होता है? हमारे बॉडी की कुछ प्रक्रिया है जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि धड़कन, पसीना होना, डाइजेशन होना। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी अगर हो जाता है तो सडनली प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। जब पेशेंट खड़ा होता है तो उसके साथ जो ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी होनी चाहिए वो नहीं होगी और सडनली प्रेशर ड्रॉप होगा, जिसके कारण चक्कर आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत होना, वॉमिटिंग होना, कभी अचानक से डायरिया हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कब्ज रहना, ये सारे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के डैमेजेस है जो देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात हुई माइक्रोवेसल इंजरीज की, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की, जिसमें मैंने बोला रेटाइनोपैथी होता है, नेफ्रोपैथी होता है और न्यूरोपैथी होता है। आंख का डैमेज, किडनी का डैमेज और नर्व्स का डैमेज। अब बारी आती है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की। बॉडी में कुछ ऑर्गन्स है जिनको बड़ी ब्लड वेसल सप्लाई करती है, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है और हमारे पांव है। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स ब्लड को सप्लाई करती है वो बड़ी खून की नलियां है, मैक्रो वेसल्स है। और मैक्रो वेसल्स में अगर ज्यादा शुगर वाला ब्लड बहुत लंबे समय तक घूमेगा तो धीरे धीरे वहां पे कुछ खास तरह का प्रोसेस होगा। ब्लड की जो नली है उसकी अंदर की दीवार पर कुछ इंजरी हो सकती है। इंजरी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से एक डायबिटीज है, स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब कि बैठे बिठाए काम करने की जीवन शैली है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स है जिनके कारण अगर ब्लड वेसल में इंजरी होती है उसका रिपेयर स्टार्ट होता है, उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। फिर कोलेस्ट्रॉल नाम का स्टिकी सब्सटेंस है जो वहां पे जाता है, उसमें जमा होकर उसे रिपेयर करता है। साथ में कुछ स्मूथ मसल सेल्स भी ग्रो करते हैं और फिर फाइब्रिन नाम का एक सब्सटेंस है वो भी इसमें जुड़ता है। ये सब मिला के एक प्लास्टरिंग मटेरियल बनता है जिसे एथेरोमा बोलते हैं। वो पॉकेट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, स्मूथ मसल है, फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन। तो ये एक जो एथेरोमा बना ब्लड वेसल के अंदर, उसके कारण क्या होता है, ब्लड वेसल की अंदर की जगह कम होने लगती है, ब्लड वेसल नैरो होने लगता है, सकड़ापन आने लगता है और उसे हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज बोलते हैं, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसा बोलेंगे। अब वो कहां पर होगा, उसके ऊपर क्या रोग होगा वो डिपेंड करता है। जैसे कि हार्ट की नली में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो जब सडनली अगर वो एथेरोमा रप्चर होगा, जब वो पॉकेट फटेगा, वहां पे ब्लड क्लॉट होगा और हार्ट को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, जिसे हम एक्यूट हार्ट अटैक या एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। हार्ट अटैक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है डायबिटिक पेशेंट्स में, और हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है जिसका हमें हमेशा भय रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर को काबू करने का मेन कारण है उनको हार्ट अटैक से बचाना। सेम प्रोसेस ब्रेन की ब्लड वेसल में होता है, तो ब्रेन के किसी खास हिस्से को ब्लड पहुंचना कम हो जाएगा और उसके कारण जो प्रॉब्लम होगी उसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं या तो पैरालिसिस
कहते हैं। बोलना बंद हो सकता है, एक हाथ और एक पांव में असर आ सकता है, बहुत सारे दूसरे डिस्फंक्शन हो सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक अगेन एक लीडिंग कॉज है डेथ का, और ब्रेन स्ट्रोक का पॉसिबिलिटी 300 से 400 गुना बढ़ जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में। साथ में तीसरा है पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, मतलब पांव की खून की नलियों को होने वाला डिसीज। उसमें क्या होता है कि पांव को ब्लड सप्लाई करने वाली खून की नलियां अगर सकड़ी हो जाती है और धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो पांव के अंदर अल्सर पैदा हो सकते हैं। सेंसेशन तो वैसे ही लॉस होता है, तो इंजरी होता है उसको पेशेंट को पता नहीं लगता है और इंजरी रिपेयर नहीं होता है और धीरे धीरे क्रॉनिक अल्सर हो जाता है। अगर बहुत ध्यान नहीं रखा गया तो फुट पूरा डैमेज हो सकता है, चारकोट फुट बोलते हैं। गैंग्रीन हो सकता है, मतलब पैर पूरा काला पड़ सकता है। एम्प्यूटेशन तक बात जा सकती है, पैर को बॉडी से अलग करके रिमूव कर देना पड़ सकता है। ये सारे डेंजरस सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के। ऑलमोस्ट बहुत सालों तक अगर निग्लिजेंस किया जाए डायबिटीज के मैनेजमेंट में तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स को अगर अनकंट्रोल्ड शुगर रहेगा तो जल्दी हो सकती है, जिसे अल्जाइमर्स डिसीज बोलते हैं। अल्जाइमर्स का डायबिटीज के साथ एसोसिएशन इतना स्ट्रांग है कि उसे आजकल मेडिकल लिटरेचर में टाइप 3 डायबिटीज भी बोला जाता है। उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब मेल को सेक्स में डिफिकल्टी हो सकती है। डायबिटीज के कारण नसों की वीकनेस हो सकती है और इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, इनफर्टिलिटी, मतलब ओवेरी के अंदर सिस्ट होगा और सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। ये पेशेंट्स को कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है और मतलब बच्चा रहने में दिक्कत हो सकती है, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है, अनियमित माहवारी की तकलीफ हो सकती है। इसके साथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमनली हो जाते हैं। सबसे कॉमन अगर सीरियस इन्फेक्शंस को देखा जाए तो निमोनिया हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाना, नेल की तकलीफें हो सकती है, ड्राई स्किन देखी जा सकती है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के साथ देखे जा सकते हैं। अगर हम रूट कॉज को एड्रेस करें, अगर हम डायबिटीज को आगे बढ़ने से रोकें तो इसमें से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है और आगे जाके हेल्दी हैप्पी लाइफ एंजॉय किया जा सकता है। डायबिटीज को मैनेज करने के 4 कॉर्नर स्टोन्स है। एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, कार्ब्स का प्रमाण कम करना है, हेल्दी फैट्स बढ़ाना है, प्रोटीन बढ़ाना है। दूसरा है एक्सरसाइज को लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करना है पर डे। मील लेने के बाद वॉकिंग करना रखना चाहिए। एक्सेसिव हाई कार्ब डिनर को अवॉइड करना चाहिए। पानी ज्यादा पीना रखिए। तो पहला कॉर्नरस्टोन मैंने बताया डाइटरी मॉडिफिकेशन, दूसरा है एक्सरसाइज को ऐड करना है। डायबिटीज के बारे में एजुकेशन होना चाहिए। आप जानिए डायबिटीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा कि किन चीजों से होता है, क्या करने से होता है, क्या करने से हम उसको अटका सकते हैं। और लास्ट रिसोर्ट जो है वो मेडिकेशन। कभी ना कभी अगर मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है तो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन की एडवाइस के अनुसार जो भी अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन है उसको आप फॉलो करें। और डायबिटीज या प्री डायबिटीज अगर आपको ऑलरेडी है तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले इस बारे में और इससे बचने के उपाय शुरू करें। अगर आपको वीडियो का इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक बटन को हिट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिए। डायबिटिक पेशेंट्स है जिनमें आपको अगर ये कोई एक आध कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है तो उनसे ये शेयर करिए और उनको प्रॉम्प्ट करिए फास्ट क्विक एक्शन लेने के लिए। आने वाले दिनों में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।